Hello everyone, this is me Kapil Sikka. I welcome you all to Unacademy's YouTube channel Let's Crack UPSC CSE. तो फ्रेंड्स जैसा आप सब जानते हैं आज हम ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं एंड दिस इज़ अबाउट योर पॉलिटी. इसमें हम इंपॉर्टेंट केस लॉस करेंगे विच आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स ओनली. जैसे कि आप देख रहे हैं हम पॉलिटी में बहुत सारे केसेस करते आए हैं अभी तक. केस लॉज इंपॉर्टेंट है आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए. उससे ज़्यादा केस लॉज इंपॉर्टेंट है आपके न्यूज़पेपर समझने के लिए. डे टू डे जो इंस्टेंसेस होते रहते हैं, कैसे कोर्ट ने कब क्या डिसीजन दिया, कब क्या जजमेंट दी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए समझने के लिए और पढ़ने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर का जो इवोल्यूशन है, जो फंडामेंटल राइट्स का खुद में एक इवोल्यूशन है, वो इवोल्यूशन सिर्फ अकेले कॉन्स्टिट्यूशन के चलते या पार्लियामेंट की वजह से नहीं हुआ. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है सुप्रीम कोर्ट का. तो इसलिए ये केस लॉज हमारे लिए पढ़ने ज़रूरी हैं. तो चलिए देखते हैं आज हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं इस चैनल पे आपको पिछले काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको पॉलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाता आया हूँ. जितने भी पीडीएफ्स हैं वो आपको unacademy_kapil_sikka से मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेरे जितने भी क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस जो मेरी चलती हैं, वो आप मेरी डाउनलोड कर सकते हैं या वो मेरे को फॉलो कर सकते हैं. सॉरी, आप @कपिल सिक्का पे. तो @कपिल सिक्का मुझे आप अनअकैडमी पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ से मुझे फॉलो कर पाएंगे. इससे क्या होगा, मेरी जितनी भी क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं वो सारी आप देख पाएंगे. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सब्सक्रिप्शन. देखिए सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए. सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट क्विज होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा. ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और यहाँ पे आप 100+ टॉप एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. ये टॉप एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप डाउनलोड करने से मिल जाएंगे. इसके लिए आप ऐप डाउनलोड करिए, मेरा कोड लगाइए KS Live. KS Live कोड से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे. सब्सक्रिप्शन में भी 10% डिस्काउंट रहेगा. तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन हमारे दो तरह के अवेलेबल हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ये दोनों मोड्स में सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं. प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो प्लस में देखिए लाइव क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं. आपको ये क्लासेस जो हैं ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी, ईजिली आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी. अगर आप इन क्लासेस को नहीं कर पाते हैं लाइव में, तो फिर आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, आर्काइव में भी देख सकते हैं. कॉस्ट इसकी 44,550 रहेगी. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. KS Live कोड से आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिलेगा. लेकिन मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप जाइए हमारे सब आइकॉनिक के बेनिफिट्स क्या है. देखो आइकॉनिक का सबसे पहला बेनिफिट है यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस तो आपको मिलता ही मिलता है. साथ में आपको डेली मेंस आंसर राइटिंग मिलती है, एक 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इन दिस प्रोग्राम. तो आइकॉनिक का ये प्रोग्राम आप एक्सेस कर सकते हैं. इसके लिए भी आपको KS Live कोड लगाना होगा 10% इमीडिएट डिस्काउंट के साथ. हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 1 से. तो इन बैचेस के लिए जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए और KS Live कोड लगाइए. KS Live कोड लगा के आपको इन बैचेस के थ्रू कंप्लीट 1 ईयर प्रिपरेशन, 2 ईयर प्रिपरेशन, 3 ईयर प्रिपरेशन, जब भी आप जा रहे हैं 2021, 22, 23, तीनों चीज़ें आप कवर कर पाएंगे. एंड बेस्ट क्या है, इस बार हमारा एक वीकेंड बैच भी स्टार्ट हो रहा है वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए 6 से. तो ये वीकेंड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप वर्किंग स्टूडेंट हैं, आपके पास वीकडेज में टाइम नहीं रहता, तो आप मेरा कोड लगा के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से मेरे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अनदर थिंग, देखो आइकॉनिक का प्राइस बढ़ रहा है आज से, यानी 31 जनवरी से. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है. इसको आप एक्सेस कर अभी से आप इसको लेके रख लीजिए क्योंकि आपको प्राइस हाइक नहीं देखना पड़ेगा. अगर आप ऑप्शनल भी लेना चाहते हैं तो ऑप्शनल के हमारे पास कॉम्बो पैक अवेलेबल हैं. तो कॉम्बो में आप ऑप्शनल ले लीजिए. कॉम्बो के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं. तो यहाँ पे भी आप KS Live कोड लगाइए और इमीडिएटली आपको डिस्काउंट मिलेगा. UPSC कॉम्बैट नहीं भूलिएगा, 11 बजे रहेगा 7 फरवरी को. तो ये इंपॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन. सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो पढ़ना है आर्टिकल 12 के बारे में. अब 12 के बारे में देखिए क्या है. 12 को पहले हम समझ लेते हैं क्यों आर्टिकल 12 रखा गया था. देखिए फंडामेंटल राइट्स का जब चैप्टर लिखा गया था तो एक आर्टिकल ये इसलिए लिखा गया कि जिससे हमें ये पता आइडिया लग जाए कि हमारे इन फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्सेबिलिटी कहाँ से होगी. अगर फंडामेंटल राइट हमारा ब्रीच होता है तो हम कहाँ जाके इसकी डिमांड करेंगे. तो ऑब्वियसली हम इसको स्टेट पे जाके डिमांड करेंगे. अब स्टेट क्या है, स्टेट की डेफिनेशन समझाना ज़रूरी था.
इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए एक आर्टिकल 12 लिखा गया और उसमें स्टेट की डेफिनेशन को बताया गया। इसमें यह कहा गया कि गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये स्टेट रहेंगे, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ये स्टेट रहेंगे, लोकल अथॉरिटीज़ ये भी स्टेट रहेंगे और अदर अथॉरिटीज़ ये सब स्टेट का पार्ट रहेंगे। अब कंफ्यूजन देखो 1 और 2 पॉइंट में नहीं थी कभी भी, 1 और 2 पॉइंट एकदम क्लियर थे, क्लैरिटी थी कि यहाँ पे स्टेट कौन रहेगा। प्रॉब्लम आई लोकल अथॉरिटीज़, किस तरह की लोकल अथॉरिटीज़ और ये अदर अथॉरिटीज़ क्या है, इसकी क्लैरिटी नहीं थी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स देखिए कितने ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक थे, है ना, वो फोर्स ही कर सकते थे आने वाले टाइम को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि अगर आप एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दे के जाएंगे, एग्जॉस्टिव मतलब कि आप एक डिटेल लिस्ट दे देंगे, बता देंगे कि ये पर्सन या ये इंस्टीट्यूशन स्टेट रहेगा, और अगर आप ये दे के चले जाएंगे और उसके बाद कोई एक नया इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश होता है तो फिर लोग वहाँ से अपने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड नहीं कर पाएंगे अगर ब्रीच होते हैं तो। इसके लिए एक ओपन यहाँ पे स्टेटमेंट रख दिया गया, एक ओपन इंस्टीट्यूशन रख दिया गया जिसका नाम रखा गया ओपन अथॉरिटीज़। अब ये सॉरी अदर अथॉरिटीज़, अब ये अदर अथॉरिटीज़ में सारी वो इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे जो ओवर द टाइम गवर्नमेंट के पार्ट बनते जा रहे हैं। जैसे कि ट्राई उस टाइम नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, आज ट्राई है, तो ट्राई भी अदर अथॉरिटी का पार्ट हो जाएगा। अब लेकिन ये अदर अथॉरिटी कौन होगा, ये टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दो तरह की डेफिनेशंस दी, एक दिया लोकल अथॉरिटी, दूसरा दिया अदर अथॉरिटी। तो आरसी जैन केस में कोर्ट ने कहा लोकल अथॉरिटी कौन सी होगी, देखो जो एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रखेगी, जिसके पास एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रहेगा, सॉरी, जिसका फंक्शन होगा डिफाइंड एरियाज में, जिसके पास पावर होगी टू रेज द फंड्स, जो ऑटोनॉमी इंजॉय करेगा, और जो एक स्टैचू से बेसिकली स्टैचू से इंटरेस्टेड रहेगा, जिसके फंक्शंस हैं वो डिफाइंड रहेंगे। ठीक है, तो ये एक होगी लोकल अथॉरिटी, जिसमें बाद में पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़ ये सब आ गई। तो ये बात याद रखने वाली बात है कि लोकल अथॉरिटीज़ में पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़ ये सब स्टेट का पार्ट हैं। ठीक है, तो अगर पंचायत आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच करती है तो आप डिमांड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ये म्यूनसिपैलिटी ब्रीच करती है तो डिमांड रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट केस लॉज आए वो आए अदर अथॉरिटीज़ में। अब अदर अथॉरिटीज़ की कोई डेफिनेशन नहीं थी, तो कोर्ट से पूछा गया कि जैसा बता दो अदर अथॉरिटीज़ क्या होते हैं। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने अदर अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन अलग अलग केस लॉज में बताई। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक फेमस केस लॉ बताऊं। एक फेमस केस लॉ में क्या होता है कि कोर्ट ये कहता है, लेट अस से अगर वैसे दैट इज आर डी शेट्टी केस है, तो आर डी शेट्टी केस में कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट ये कहता है कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस पे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो, जिस पे गवर्नमेंट का फाइनेंशियल कंट्रोल हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो, फाइनेंशियल कंट्रोल हो, या गवर्नमेंट की गवर्निंग बॉडी में आता हो, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इन तीनों में से कोई एक फीचर, कोई एक फैक्टर आता हो, वो क्या होगा, वो स्टेट कहा जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये स्टेट है। ठीक है, तो इस तरह से ओवर द टाइम ये केस लॉ, ये बेसिकली केस लॉज आते गए। ओवर द टाइम सुप्रीम कोर्ट स्टेट की डेफिनेशन को इवॉल्व करता गया, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बोर्ड, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, ये सारे के सारे स्टेट का पार्ट बनते गए। तो याद रखना, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया आर डी शेट्टी के केस में, कि गवर्नमेंट का मोनोपोली स्टेटस होना चाहिए, गवर्नमेंट का शेयर कैपिटल होना चाहिए, डिपार्टमेंट जो है, जो कॉरपोरेशन है, वो गवर्नमेंट के अंडर आना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका फंक्शनल कैरेक्टर भी गवर्नमेंट वाला होना चाहिए। मतलब वो काम पहले गवर्नमेंट करती थी, जैसे कि आने वाले टाइम में आप समझिए कि अगर गवर्नमेंट जैसे कंस्ट्रक्शन करती है, गवर्नमेंट मेट्रो रेल गवर्नमेंट ने बनाया, अब मेट्रो रेल गवर्नमेंट ने खुद नहीं बनाया, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, अब डीएमआरसी क्या है, स्टेट है। देखो वैसे तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टैचू से आई है, पार्लियामेंट के स्टैचू से आई है, प्लस ये जो बॉडी है ये वो गवर्नमेंटल फंक्शंस कर रही है जो गवर्नमेंट खुद करती। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेयर्स, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कंपनी है लार्सन एंड ट्यूब्रो लेटस से कंस्ट्रक्शन का काम करती है, ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट उठाया। वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे हाईवेज बना रही है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे ब्रिजेस बना रही है। ठीक है, तो जब वो हाईवे बना रही है, ब्रिज बना रही है, और लेटस से उससे कोई एक्सीडेंट हो गया, अब उस एक्सीडेंट में किसी का फंडामेंटल राइट ब्रीच हो गया, अब वो गया
लार्सन एंड ट्यूब्रो के पास, कोर्ट गया और बोला कि लार्सन एंड ट्यूब्रो ने मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच किया है। अब लार्सन एंड ट्यूब्रो कहेगा भाई हम तो सरकारी काम कर रहे थे, जाओ सरकार के पास। वो गया सरकार के पास कि मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है। सरकार कहेगी कि भाई हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो कंपनी जाने वो कैसे कर रही थी, आप उन्हीं से मांगो फंडामेंटल राइट्स। तो देखो फंडामेंटल राइट्स के लिए किसको डायरेक्शन दिया जाता है बार बार, स्टेट को, कि फंडामेंटल राइट्स आपकी स्टेट ब्रीच करती है, तो अल्टीमेटली उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ऐसे केसेस में वो अथॉरिटी जब तक कोई गवर्नमेंटल फंक्शन कर रही है तब तक वो क्या है, वो स्टेट का पार्ट मानी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अदर अथॉरिटीज़ को डिफाइन नहीं किया गया था, एंड बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस से ये बताया कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन स्टेट हो सकती है। तो अगर आप लिस्ट बनाने जाएंगे तो अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टेट का पार्ट आ गई। जैसे सारी पीएसयू स्टेट हो गई, बीएसएनएल, एमटीएनएल, सेल, ये सब स्टेट का पार्ट है। ठीक है, देन उसके बाद अगर ट्राई, वो एक स्टेट हो गई। ठीक है, इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस ओवर द टाइम आई हैं ये सब क्या हो गई, स्टेट हो गई। अब रिलायंस है, लेटेस्ट से रिलायंस क्या कर रही है, रिलायंस पावर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, एक डिस्कॉम है। अब ये काम पहले कौन करता था, गवर्नमेंट करती थी। ठीक है, अब ये काम प्राइवेटाइज कर दिया गया तो रिलायंस कर रही है। तो क्या रिलायंस से आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि रिलायंस यहाँ पे वो काम कर रही है जो पहले स्टेट ने करना था। ठीक है, तो रिलायंस का जो नेचर ऑफ जॉब अब हो गया है वो स्टेट ने करना था। लेटस से आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं आया, बहुत बार आप रिलायंस गए, आपने कंप्लेंट फाइल करी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं आ रहा। अब आप कहाँ चले गए, आर्टिकल 21 में कोर्ट चले गए। कोर्ट जाके आपने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि भैया मेरा राइट टू लाइफ इन्फ्रिंज हो रहा है। कोर्ट ने पूछा किसने किया, बोले रिलायंस ने किया। कैसे किया, मेरे घर 2 महीने हो गए पावर सप्लाई कट है, ये लोग पावर सप्लाई को रिज्यूम नहीं कर रहे। अब कोर्ट कहेगा अरे हम तो इनसे इन्फोर्स ही नहीं कर सकते आपके फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये काम पहले किसका था, सरकार का था, स्टेट का था। अब ये काम कौन कर रहा है, रिलायंस कर रही है। किसके बिहाफ पे, स्टेट के बिहाफ पे। तो रिलायंस क्या हो गई, रिलायंस स्टेट हो गई। इसलिए स्टेट की डेफिनेशन को ओवर द टाइम एक्सपैंड किया गया और इन सब फैक्टर्स को, फीचर्स को रखा गया। समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो अल्टीमेटली ओवर द टाइम ये जो स्टेट की डेफिनेशन है ये एक्सपैंड होती जा रही है ना। अब एक और केस आया बीसीसीआई। अब पूछा गया क्या बीसीसीआई स्टेट है? तो बीसीसीआई, अब देखो बीसीसीआई आपको लगता होगा स्टेट है, ठीक है, बीसीसीआई लेकिन स्टेट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई वर्सेस जी टेलीफिल्म्स केस 2001 में कह दिया था। क्या कहा था कि बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट। क्यों नहीं है स्टेट, क्या रीज़न है बीसीसीआई के स्टेट नहीं होने का? देखो, अगर हम देखें, क्या बीसीसीआई कोई गवर्नमेंटल फंक्शन कर रही है? क्रिकेट कराना गवर्नमेंट का काम नहीं है, है ना। बीसीसीआई क्लब है इस तरह से। क्या बीसीसीआई में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं है। आप देखते होंगे बहुत सारे मंत्री लोग बीसीसीआई के चेयरमैन बन जाते हैं, बीसीसीआई के मेंबर बन जाते हैं। देखो, वो क्रिकेट क्लब होने की वजह से मेंबर बन जाते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या बीसीसीआई को फंड्स जाते हैं गवर्नमेंट से? कोई फंड नहीं जाते। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से कोई फंड नहीं जाते। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से सारे फंड्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू वेरियस स्टेडियम्स को जाते हैं। क्रिकेट एज अ गेम को गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती, ठीक है ना। ओलंपिक में कहीं जाता है, कहीं नहीं जाता। तो अल्टीमेटली इसलिए कहा जी टेलीफिल्म्स केस में कि बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट। बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई क्रिकेट क्लब हो सकता है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर बीसीसीआई स्टेट नहीं हो सकता। क्लियर है? तो इस तरह के याद रखना चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या स्टेट है क्या स्टेट नहीं है। वैसे तो लंबे टाइम से भी क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है प्रीलिम्स में, बट फिर भी क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है, यूपीएससी कभी भी कुछ भी पूछ सकती है, हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना ज़रूरी है। हम एक गलती करते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, गलती क्या करते हैं हम लोग, ये नहीं देखते कि कौन सी चीज़, मतलब हम ये देखते हैं कि क्या यूपीएससी ने बहुत लंबे टाइम से नहीं पूछा है, तो चलो उसको छोड़ के चले जाते हैं। लास्ट टाइम बहुत सारा करंट अफेयर्स आया था तो सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं। लास्ट टाइम करंट अफेयर्स नहीं आया था तो इस बार करंट अफेयर्स टच नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। देखो, यूपीएससी के लिए हमें एक बहुत बैलेंस्ड प्रिपरेशन रखनी होती है। तो कोशिश करो पूरे सिलेबस का होलिस्टिक कवरेज करो। ठीक है,
कुछ भी छोड़ के नहीं जाओ, कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाओ, क्योंकि जब दिन खराब होते हैं तो जो टॉपिक छोड़ के गए होते हैं ना वही आ जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, फिर स्टक रह जाते हैं 1.5 मार्क्स पीछे, कि 1.5 मार्क्स कम हो रह गए, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता, मेंस लिख लेता, मेंस में 2 मार्क्स कम रह गए। अब आप उनसे पूछो जिन बेचारों का रिजर्व लिस्ट में नाम आता है, रिजर्व लिस्ट में नाम है और 2 मार्क्स से रिजर्व लिस्ट में भी रह गए, मतलब उनसे आगे के 2 कैंडिडेट्स 3 कैंडिडेट्स तक को बुला लिया, उनको नहीं बुलाया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूपीएससी के साथ। तो इसके लिए हमें इन सारे टॉपिक्स को कवर करते चलना पड़ेगा, और जब यहाँ पे फ्री में यूट्यूब पे मिल रहा है तो क्यों नहीं पढ़ना। तो चलो आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया जुडिशरी से कि जज साहब ये बताओ कि क्या जुडिशरी स्टेट है या नहीं है। ये हमें समझ नहीं आ रहा, ये बड़ी कन्फ्यूजन की बात है। तो ये कहा गया कि देखो जुडिशरी क्या है, जुडिशरी स्टेट है भी और स्टेट नहीं भी है। अब ये तो बड़ी कन्फ्यूजन की बात हो गई कि जुडिशरी स्टेट है भी और जुडिशरी स्टेट नहीं भी है, मतलब ये क्या बात हुई। देखो इसमें क्या कहा गया, हमने अपने जुडिशरी को देखा है कि जुडिशरी क्या करती है। पहले तो कोर्ट भी कंफ्यूज था, क्या जुडिशरी को स्टेट बनाए, जुडिशरी को स्टेट नहीं बनाए। फाइनली ये डिसीजन आया कि जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी अगर अगर जुडिशियल फंक्शंस कर रही है, मतलब जो उसका काम है करने का, तो जुडिशरी क्या है, जुडिशरी नॉट अ स्टेट, जुडिशरी स्टेट नहीं है। लेकिन अगर जुडिशरी लेजिस्लेटिव फंक्शन कर रही है, लॉ मेकिंग फंक्शन कर रही है, हमने पढ़ा था हमारी कंट्री में डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि जुडिशरी भी लॉ मेकिंग कर सकती है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जजेस मेड लॉ। जब जुडिशरी कोई लॉ बना रही है, ठीक है, तो जुडिशरी क्या है, जुडिशरी स्टेट मानी जाएगी। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। लेट अस से जुडिशरी ने जुडिशियल फंक्शन किया, मतलब किसी को सजा दी, किसी को पनिश किया। अब पनिशमेंट में जुडिशरी ने कहा कि देखो भैया आपको क्या सजाए मौत, क्या है आपको, आपको डेथ पेनल्टी है। अब वो कहेगा अरे जज साहब आप तो स्टेट हो, और स्टेट जो है वो मेरी लाइफ तो ले ही नहीं सकता, आर्टिकल 21 में प्रोटेक्टेड है, तो मैं स्टेट, आप स्टेट हो, आप मेरी लाइफ नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं, जुडिशियल फंक्शन करते हुए जुडिशरी स्टेट नहीं है। नहीं तो क्या होगा ना, जुडिशरी ने एक डिसीजन दिया, अब जो जो पार्टी उसमें अफेक्ट हो रही होगी वो आ जाएगी कि अरे जज साहब आप तो हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज कर रहे हो, दूसरी पार्टी को आप ये राइट दे रहे हो और हमसे राइट ले रहे हो। तो इसलिए जुडिशियल फंक्शन करते समय ये कहा जाता है कि जुडिशरी इज नॉट अ स्टेट। ऑन दी अदर हैंड अगर जुडिशरी लॉ मेकिंग फंक्शन करनी है, हमने देखा हमारी कंट्री में जजेस जो हैं वो लॉ बना देते हैं। जैसे एक लॉ बनाया कि 500 मीटर के डिस्टेंस में हाईवे से 500 मीटर के डिस्टेंस पे कोई भी लिकर शॉप, शराब का ठेका नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जुडिशरी क्या कर रही है, जुडिशरी एक लॉ बना रही है, पीने वालों का फंडामेंटल राइट ब्रीच कर रही है। आप जा सकते हो, जुडिशरी को चैलेंज कर सकते हो, जुडिशरी के पास जा सकते हो और कहोगे जज साहब आप ही के डिसीजन ने हमारे फंडामेंटल राइट्स ले लिए, और क्योंकि आपने एक लॉ बना दिया, आपने एक जजमेंट पास करके एक लॉ बना दिया और हमारे फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो गए। ठीक है, अब आप क्या हो, स्टेट हो, हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दो। क्लियर हो गई बात। तो जुडिशरी स्टेट है भी, जुडिशरी स्टेट नहीं भी है, ये डिपेंड करेगा जुडिशरी कौन से फंक्शन को कर रही है। अच्छा एक और चीज पूछा गया, ये जी टेलीफिल्म्स केस में आपको बता चुका हूं। ठीक है, एक और बात पूछा गया, अच्छा क्वासाई जुडिशियल बॉडी का क्या करें, क्या क्वासाई जुडिशियल बॉडी स्टेट है, क्या क्वासाई जुडिशियल बॉडी स्टेट नहीं है, इसकी क्लैरिटी नहीं है, क्या किया जाए। तो देखो ये माना गया लास्ट में कि एक काम ये करते हैं कि क्वासाई जुडिशियल बॉडी को पहले ये देखते हैं कि क्वासाई जुडिशियल बॉडी का फंक्शन क्या है। देखो क्वासाई जुडिशियल बॉडी जुडिशरी का पार्ट डायरेक्टली नहीं है, हमने देखा क्यों, क्योंकि वो जुडिशरी के हायरार्कल स्ट्रक्चर से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनसे क्या है, बाहर हैं, आउट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, आउट ऑफ दीज हायरार्की। सो व्हाट आर दे आर नॉट पार्ट ऑफ जुडिशरी बट दे एक्ट लाइक जुडिशरी। तो इसलिए वो क्या है, वो क्वासाई जुडिशरी है। काम उनके भी रहते हैं जुडिशरी वाले, लेकिन वो जुडिशरी का पार्ट नहीं है, क्वासाई जुडिशियल है। अब इसमें क्या होता है, ऐसा जज ने कहा, ऐसा कोर्ट ने कहा, जज साहब ने कहा सॉरी,
कि क्या रहेगा ऐसे में, अगर कोई भी क्वासी जुडिशियल बॉडी कोई लॉ या डिक्री पास कर देती है, कोई जजमेंट पास कर देती है, ठीक है, अब उस जजमेंट से किसी के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ठीक है, तो अब वो ये तो कह नहीं सकता कि हमारे पास लॉ मेकिंग पावर है, बिल्कुल लॉ मेकिंग पावर नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली ये माना गया कि क्वासी जुडिशियल बॉडी जो है वो स्टेट मानी जाएगी और क्वासी जुडिशियल बॉडी पे फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट के केस को या फिर फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट की बात लगेगी, ठीक है। तो यूजुअली ये कहा जाता है कि अगर कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी अपने काम से ज़्यादा, ठीक है, अपने टास्क से ज़्यादा आगे जाके काम कर लेती है, तो हम उसको उसको कटेल कर सकते हैं अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रही है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने क्या कहा 1990 में कि क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होंगी, वो स्टेट होंगी, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट में बताओ कौन कौन सी बॉडीज या कोई एक बॉडी बताओ जो क्वासी जुडिशियल है। एक मैं बता देता हूँ क्या हुआ था, एनजीटी के केस में हुआ था। अब एनजीटी कई बार बैन लगा देती है। अब जैसे एनजीटी ने क्या किया 2014 2015 में नोएडा में कंस्ट्रक्शन बैन लगा दिया, ठीक है, किसी कारणवश। अब बिल्डर्स कहाँ चले गए, बिल्डर्स बोले कि हमारा आर्टिकल 19(1) जी जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, क्या है, बिजनेस करने का राइट। क्यों, क्योंकि एनजीटी ने एक गलत ऑर्डर पास कर दिया, एनजीटी ने ठीक से डिसाइड नहीं किया, एनजीटी ने हमारे कंसर्न को नहीं लिया। अब वो लोग कोर्ट चले गए कि हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है क्योंकि एनजीटी ने कंस्ट्रक्शन बंद करा दिया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे इतने प्रोजेक्ट्स बने पड़े। तो कोर्ट ने कहा यहाँ पे एनजीटी का जो कंस्ट्रक्शन बैन है वो गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। और एनजीटी ने क्या किया है, एनजीटी ने फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज किया है, ठीक है। एनजीटी क्या है, एनजीटी स्टेट है, स्टेट है तो फंडामेंटल राइट नहीं ले सकती, इसलिए एनजीटी के उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया, हटा दिया। अब याद रहेगा इस एग्जाम्पल से कि कैसे क्वासी जुडिशियल बॉडीज स्टेट है। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आर्टिकल 13 देखिए, हमने इस पूरे के पूरे जब सेशन को स्टार्ट किया था लास्ट टू लास्ट वीक जब हमने किया था, तब मैंने आपको 20 केस लॉस कराए थे। उसमें उसकी वीडियो होगी यहीं पे, आप सर्च कर लीजिएगा। उसमें क्या हुआ था, उसमें हमने सारे आर्टिकल 13 वाले जो अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं वो वाले टॉपिक्स कर लिए थे। तो आज हम चलते हैं आगे, अब हम 13 नहीं करेंगे, हम सारे केशव भारती तक, उसके आगे आयर कोहेलो तक केसेस कर चुके हैं। अब हम चलेंगे आर्टिकल 14 पे। अब देखो 14 क्या कहता है, 14 बात करता है इक्वालिटी की, कि कैसे इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो केस लॉज आते हैं वो इन्हीं दो बातों पे आते हैं कि क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये सेम है। देखो लॉजिकल बात ये कहती है अगर सेम होता तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, वो इसे 2 बार नहीं लिखते, उन्होंने इसको 2 अलग बार लिखा है। तो इसका मतलब इनमें कुछ डिफरेंस है। तो एक तो हम ये केस लॉ देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का इस बात पे क्या कहना है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या ये सिमिलर हैं। एक ये, दूसरा टर्म आया था इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या अलाउड है या नहीं है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम ये समझ लेते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होता क्या है। देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी, मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ की नज़र में सब इक्वल हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट, ऑपोजिट हम कहेंगे या दूसरी तरफ हम बोलेंगे, एक और कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये क्या कहता है, ये कहता है डिस्क्रिमिनेशन करो, डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड। कौन सा वाला, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ये जो डाउन ट्रोडन है, ठीक है, जिन्हें बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, जो डाउन ट्रोडन हैं, उनको आप कहाँ लेके आओ, इक्वालिटी पे, इक्वल स्टेचर पे लेके आओ, ठीक है। अब जैसे ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, और यहाँ पे जनरल है। तो आप क्या करो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लगाओ, इनको रिजर्वेशन दो। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को हम रिजर्वेशन भी कहते हैं और इसी को हम अफर्मेटिव एक्शन भी कहते हैं। ये टर्म सेम है, याद रखना, न्यूज़पेपर में आती रहती हैं, भूलना नहीं। इनको आप बराबर लेके आओ स्टेचर पे, ठीक है,
इस स्टेचर पे लेके आओ जिससे कि ये भी इक्वल हो जाएं, ये भी रिसोर्सेज का इक्वल बेनिफिट ले सके। तो ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि ओबीसी एससी एसटी जो हैं वो बैकवर्ड हैं, उनको ही रिजर्वेशन देना है, बाकियों को नहीं देना? तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म निकाली, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। डीएस नकारा केस में, केस याद रखने की जरूरत नहीं, बता देता हूँ ऐसे ही। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब ये हुआ कि जिनको आप रिजर्वेशन दे रहे हैं उनको आप किसी ग्राउंड्स पे दे रहे हैं, आपके पास कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। क्या है रीजनेबल? देखो, वर्ड्स भारी भरकम लग रहे होंगे, लेकिन सच बता रहा हूँ, ये वर्ड्स लिख के आ जाओगे ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा। रीजनेबल क्लासिफिकेशन मतलब आपने क्लासिफाई किया है। कैसे किया है? ये जनरल कैटेगरी है, ये रिजर्व कैटेगरी है। आपने क्या किया? क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। अच्छा, कैसे किया? रीजनेबल किया। रीजनेबलनेस क्या कहती है? ये जो रिजर्व कैटेगरी का पर्सन आप लेके आ रहे हैं, जिसको आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये क्या है? ये सोशली, एजुकेशनली और अब तो इकोनॉमिकली या इकोनॉमिकली क्या है? बैकवर्ड है। ये इस तरह से बैकवर्ड है। तो जब ये इस तरह से बैकवर्ड है तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब आपने डिफरेंशिएट किया है इंटेलिजेंट ग्राउंड्स पे, समझ लगा के इंटेलिजेंट ग्राउंड्स पे आपने ये निकाला कि यार ये जो पर्सन है ना, इसे तो रिजर्वेशन की ज़रूरत है, और ये जो पर्सन है ये तो समृद्ध है, ठीक है, ये वेल ऑफ है, इसे रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो एक बार कोर्ट का जजमेंट देखते हैं। कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 14 में आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, आर्टिकल 14 के ग्राउंड्स पे, मतलब 15 और 16 में आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 14 में जो टर्म है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो अलाउ करता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, वो अलाउ करता है रिजर्वेशन। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुआ कि कई बार कोर्ट में गए और चैलेंज किया गया कि अरे इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो एक ही बात है, जब ये रिजर्वेशन अलाउ नहीं करता तो ये कैसे कर सकता है? अब कोर्ट भी इसमें कंफ्यूज था। कोर्ट ने पहली बार अनवर अली केस में 1952 में ये कहा कि ये दोनों एक ही बात है, आप रिजर्वेशन नहीं ला सकते, कोई खास फर्क नहीं है दोनों में, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सेम है। लेकिन कोर्ट को ये बात 1992 आते आते रियलाइज़ हुई कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ एक एक बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है जो इक्वालिटी प्रैक्टिस करता है अमंग ऑल, ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? वो कॉन्सेप्ट है जो इक्वालिटी प्रैक्टिस करता है विद इन सर्टेन ग्रुप्स, ठीक है। मतलब समझ लेते हैं कि देखो, कंट्री में दोनों ज़रूरी हैं। पहले क्या आएगा? पहले आएगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इससे क्या होगा? इससे ये जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, ये एससी है, ये ओबीसी है, ठीक है, कोई भी एसटी है, ये जनरल है, डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या करेगा? इन सबको एक ही स्टेचर पे लेके आएगा। ये काम किसका रहेगा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। ये सबको एक ही स्टेचर पे सोसाइटी के लेके आएगा। जब यहाँ तक ले आएगा एक साथ, फिर इसके आगे कौन ले जाएगा? इसके आगे इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से सबके साथ इक्वालिटी रखी जाएगी, करी जाएगी। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसलिए कोर्ट ने ये समझा कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी ज़रूरी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी ज़रूरी है, दोनों अलग अलग बातें हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लॉन्ग रन में वो इक्वालिटी बिफोर लॉ को अचीव करने में हेल्प करेगा। क्लियर हो गया? तो ठीक है, तो लॉन्ग रन में क्या करेगा? इक्वालिटी बिफोर लॉ को अचीव करने में हेल्प करेगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। क्लास के स्ट्रीम होने के बाद मैं एक बार कमेंट्स चेक करके आपके डाउट्स को एड्रेस कर दूंगा, नहीं तो आप मुझे @IAS गाइड पे भी इस क्लास के बाद डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो किसी कारणवश ये रिकॉर्डेड जा रहा है @IAS_गाइड, यहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
ठीक है, तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा, कुछ बातें यहाँ तक उठी हैं तो बता देता हूँ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है। देखो, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट इसलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ क्योंकि ब्रिटेन में ना इनइक्वालिटी नहीं थी इस तरह से। इनइक्वालिटी मतलब बैकवर्डनेस वाली। देखो, रिच और पुअर हर जगह होंगे, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सोशियो कल्चरल बैकवर्डनेस नहीं थी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस तो रहती है। तो ब्रिटेन क्या प्रैक्टिस करता है? ब्रिटेन प्रैक्टिस करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। प्लस देखिए, ब्रिटेन में कास्ट हायरार्की जैसा कुछ नहीं है, कास्ट सिस्टम जैसा कुछ नहीं है ना। तो सब एक ही रिलीजन के हैं, तो सब इक्वालिटी पे हैं, तो सब ऑलरेडी इक्वालिटी पे हैं, तो इक्वल है, तो यहाँ से सबको साथ साथ आगे ले जाना है। यूएसए में क्या था? ब्लैक्स एंड वाइट्स का बहुत इशू था, श्वेत अश्वेत का बहुत इशू था, सब अनइक्वल पे थे। तो इसलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ करके पहले सबको बराबर लाना है, और फिर जब बराबर आ जाए तो एक साथ आगे ले जाना है। ये दो टर्म का ये मतलब है, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है, आर्टिकल 14 में एक और फेमस केस आया था, नरगिस मिर्ज़ा रेगुलेशन। अब नरगिस मिर्ज़ा केस था, नरगिस मिर्ज़ा केस की कहानी बता देता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ था, 80s के टाइम पे एक रेगुलेशन आया, एक नोटिफिकेशन आया एयर इंडिया में। एयर इंडिया ने क्या किया, एयर इंडिया के डायरेक्टर ने एक नोटिफिकेशन दिया, उसमें अलग अलग रूल्स बना दिए क्रू मेंबर्स के लिए। मतलब मेल के लिए अलग रूल्स, फीमेल के लिए अलग अलग रूल्स। तो ये कहा गया कि आप फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ये बात निकाली रूल्स में कि फीमेल, अगर कोई फीमेल एयर होस्टेस हैं और रिसेंटली मैरिड हुई हैं, ठीक है, रिसेंटली उन्होंने शादी की है, वो 5 साल तक बच्चा नहीं कर सकती, ठीक है। या फिर उन्होंने रिसेंटली एयर इंडिया ज्वाइन किया तो वो 3 साल तक शादी नहीं कर सकती और अभी अनमैरिड हैं। तो ये बेसिकली चीज़ें जो थी वो ये माना जा रहा था कि वुमेन के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। इसके चलते केस फाइल किया गया, सुप्रीम कोर्ट चली गई, और एयर इंडिया क्रू मेंबर्स, ठीक है, नरगिस मिर्जा चली गई, इनको टर्मिनेट कर दिया गया था बिकॉज ऑफ हर प्रेगनेंसी। अब ये कोर्ट चली गई, कोर्ट ने कहा कि भैया क्या कर रहे हो ये, कोर्ट ने ये कैसे आप कर सकते हो अलग अलग रूल्स मेल और फीमेल के लिए। तो कोर्ट ने क्या कहा, यहाँ पे क्या चलेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखो क्यों चलेगा इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्योंकि कोई कास्ट हायरार्की का कॉन्सेप्ट नहीं है, बैकवर्डनेस का कॉन्सेप्ट नहीं, भाई जेंडर इनइक्वालिटी कर रहे हो ना। तो याद रखना, जेंडर इनइक्वालिटी कहाँ से एड्रेस होगी, आर्टिकल 14 के इक्वालिटी बिफोर लॉ से एड्रेस होगी। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये केस इससे इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस की तरफ, वो है आर्टिकल 15 और 16 के केसेस। अब ये देखते हैं 15 और 16 के केसेस क्या कहते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 15 में सबसे पहली चीज़ बात होती है डिस्क्रिमिनेशन की। 15 क्लॉज 1 ये कहता है कि स्टेट जो है वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, है ना, किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। किन रिलीजन्स पे, ऑन किन सॉरी ग्राउंड्स पे, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। क्या इनके अलावा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, जैसे अभी हम देखेंगे आर्टिकल 16 में जब हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ये कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 1। 15 टू क्लॉज 2 क्या कहता है कि कोई भी सिटीजन दूसरे सिटीजन को इन्हीं ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। देखो ये इसलिए लाया गया 15 क्लॉज 2 क्योंकि हमने देखा हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा कास्ट हायरार्की वाले इश्यूज थे, ठीक है। अब कास्ट हायरार्की ये सारे इश्यूज हैं, तो ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये डिस्क्रिमिनेशन भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तीसरा कहता है वुमेन के केस में, चिल्ड्रन के केस में गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है, वो अलग अलग या फिर कुछ लॉज बना सकती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और अगर आप आगे देखेंगे, अब जो बात आती है वो आती है 15 क्लॉज 4 की। अब 15 क्लॉज 4 ना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये कब आया? ये आया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से। फिर 15 क्लॉज 5 आया 93rd अमेंडमेंट एक्ट से। और फिर रिसेंटली हमने क्या देखा, 103rd अमेंडमेंट एक्ट से 15 क्लॉज 6 को देखा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ 15 क्लॉज 1 से 4 से हमारे केस लॉ स्टार्ट होते हैं। अब चलते हैं वापस 1951 की तरफ। हुआ क्या था समझने की कोशिश करते हैं पूरे के पूरे इस आर्टिकल 15 को। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्टिकल 15 में जब रिजर्वेशन की बात होती है तो मोरलेस रिजर्वेशन एजुकेशन में दिया जाता है आर्टिकल 15 के द्वारा। जब जॉब्स की रिजर्वेशन की बात होती है, जैसे आप यूपीएससी में जाते हैं, वहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलता है, वो 16 से मिलता है। 15 से आपको कॉलेज में रिजर्वेशन मिला था। अब चलते हैं 15 के लिए 1951 में। हुआ क्या 1951 में ऐसा?
1951 में जब वेरियस गवर्नमेंट्स क्या करने की कोशिश कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट्स, एक डीपीएसपी को, उस टाइम पे एजुकेशन जो था वो स्टेट लिस्ट में था, ठीक है। तो किसकी ड्यूटी थी? स्टेट की ड्यूटी थी। क्या ड्यूटी थी? कि आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंट करना है। अब 46 क्या कहता है? एक डीपीएसपी था। डीपीएसपी में क्या लिखा था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पार्लियामेंट जो है, स्टेट जो है, वो लॉज बना सकता है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए एक्शंस ले सकता है, लॉज बना सकता है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया? स्टेट गवर्नमेंट्स ने इन ग्रुप्स को रिजर्वेशन देना शुरू किया। अब इस रिजर्वेशन में क्या होता है? रिजर्वेशन में अब एक जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट हैं, वो गई एडमिशन लेने। उन्हें ये पता चला, ब्राह्मण फीमेल को, कि उनको उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनकी जगह पे एक रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को एडमिशन दे दिया गया है। वो कोर्ट चली गई। कोर्ट में उन्होंने कहा कि जज साहब, ये तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जब लिखा है रिलीजन, रेस के आधार पे, आप कास्ट के आधार पे आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो आपने रिजर्वेशन कैसे किया? कोर्ट ने कहा बात तो सही है। कोर्ट ने कहा कि भैया, आप किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दे सकते जाति के आधार पे, कास्ट के आधार पे रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने ये डिसीजन लिया, और कहा जाता है डिसीजन बहुत ही टर्निंग पॉइंट डिसीजन था। क्यों था? क्योंकि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो रिजर्वेशन के लॉज को इम्प्लीमेंट कर रही थी, उनके लिए एक समस्या, एक मुसीबत खड़ी हो गई कि अब कैसे करें रिजर्वेशन। एक चीज और चंपकम दोराई राजन केस में कहा गया कि आप आर्टिकल 46 इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 15 नहीं ले सकते किसी का, है ना। आप 15 फंडामेंटल राइट नहीं ले सकते। तो ये भी कहा गया कि डीपीएसपी जो है वो सेकेंडरी हैं और फंडामेंटल राइट जो है वो सुप्रीम है। तो ये याद रखना, चंपकम दोराई राजन केस में दो इंपॉर्टेंट बातें थी। पहली बात, रिजर्वेशन के आधार पे, कास्ट के आधार पे रिजर्वेशन, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन विल नॉट बी अलाउड। सेकंड बात, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी ओवर रिडन बाय डीपीएसपी, मतलब फंडामेंटल राइट्स विल रिमेन सुप्रीम, वो सुप्रीम रहेंगे, डीपीएसपी विल बी सेकेंडरी। बात यहां तक समझ में आई? ओके, जस्ट अ सेकेंड। Okay, so this is what is the scenario over there. Okay, अब क्या होता है? अब पूरी की पूरी कंट्री क्राइसिस में, कैसे दे रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट सोच रही है। 51 की बात है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह कंटिन्यू कर रही थी, वही सारे मेंबर्स थे। अब उनको लगा यार, हमने जब 15 क्लॉज 3 में एक बात लिख दी है, वो 15 क्लॉज 1 में एक बात लिख दी है कि रिजर्वे कास्ट बेस जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया कि हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि रिजर्वेशन होगा, ये स्पेसिफिकेशन नहीं था। तो फिर क्या किया गया, चलो एक काम करते हैं, अब इसको लिख देते हैं। इसलिए 15 क्लॉज 4 को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से डाल दिया गया और क्लियरली मेंशन किया गया कि स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट्स क्या हैं, स्टेट क्या हैं, स्पेशल प्रोविजन बना सकती है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एजुकेशनल। याद रखना, सिर्फ सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात की गई थी, ठीक है। तो सोशल, इकोनॉमिक तब नहीं था। सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस के चलते गवर्नमेंट्स जो हैं, पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकती है। हुआ भी यही, पार्लियामेंट ओवर द टाइम रिजर्वेशन लाती गई, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से रिजर्वेशन लाते गए और रिजर्वेशन होता रहा। प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं हुई, प्रॉब्लम आगे बढ़ी। प्रॉब्लम आगे तब बढ़ी जब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा कैटेगरीज को और कास्ट को रिजर्वेशन दे दिया कि वहाँ रिजर्वेशन 68% पहुँच गया। समझ रहे हैं, 68% लोग रिजर्व कैटेगरी हो गए और रेस्ट ऑफ द 32% लोग क्या हो गए, जनरल कैटेगरी हो गए। अब ये भी एक बड़ी समस्या का विषय है कि 32% लोग अगर रिजर्व जनरल कैटेगरी हैं और 68% लोग अगर रिजर्व कैटेगरी हैं, तो भैया मेजोरिटी तो यही माने जाएंगे।
ये मेजॉरिटी में आ गए, ठीक है, और ये माइनॉरिटी में आ गए। इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, कोर्ट ने कहा ये 68% रिजर्वेशन तो अलाउड नहीं है, ठीक है, ये तो आप नहीं कर सकते, ये फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन पे। बात आगे बढ़ी। अब ये बात क्लैरिटी इसकी बहुत देर से आई कि एग्जैक्टली रिजर्वेशन होना क्या चाहिए, एग्जैक्टली रिजर्वेशन के नंबर्स क्या होने चाहिए। इसको एक आगे केस में रे केरला एजुकेशन बिल केस में ये बताया गया कि देखो रे केरला एजुकेशन बिल, अब केरला एजुकेशन बिल आया, उसमें भी रिजर्वेशन बढ़ के आया, 50% क्रॉस कर गया। कोर्ट ने रे केरला एजुकेशन बिल में ये डिसाइड किया कि किसी भी हाल में रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। 50% ज़्यादा रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं दे सकती। इसे इंदिरा साहनी केस में फिर से हम पढ़ेंगे। तो रे केरला एजुकेशन बिल में भी बोल दिया फाइनल कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। एम आर बालाजी केस में भी बोल दिया ये 68% रिजर्वेशन तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है, आप 50% तक रख लो, वहाँ तक तो बात ठीक है, इससे ज़्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे। बात यहाँ पे नंबर की ख़त्म हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। दूसरी प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुई? 90s का टाइम था, कंट्री में एजुकेशन को लेके क्राइसिस चल रही थी। अब ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट्स को लगा कि देखो हम लोग तो इतने ज़्यादा हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर नहीं पा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी खुल चुके हैं, क्यों ना प्राइवेट कॉलेजेस को ही यूज़ करें, वहीं पे रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है। यहाँ पे एक बात आती है, जब कोर्ट ने जब जब पार्लियामेंट ने इस तरह के नॉर्म्स निकाले, तो सबसे पहला नॉर्म पार्लियामेंट ने क्या निकाला था कि SC STs के लिए अलग से लिस्ट आने लग गई, उनके लिए अलग से मार्क्स की लिस्ट आने लग गई। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फोर्स करने लग गई कॉलेजेस को कि आप भी अपने यहाँ पे इस तरह के रिलैक्सेशन से एडमिशन लो, मतलब टेक्निकली आप भी रिजर्वेशन लगाओ, ठीक है। इस पे कोर्ट चले गए। अब निवेता जैन केस में थोड़ी सी क्राइसिस हुई। 2 पॉइंट्स रखे गए। एक पॉइंट ये रखा गया कि भाई जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो भी हमें हेल्प करें, वो भी बेसिकली अपनी सीट्स को ओपन अप करें रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए। प्राइवेट कॉलेजेस बोलते हैं वो तो हम नहीं करेंगे, हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। दूसरा कोर्ट ने कहा कि हाँ देखो वो भी बात सही है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस बेसिकली एक तरह से अपना प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए जैसा हम प्रॉफिट मेकिंग की बात अगर करेंगे तो ये एजुकेशन है, ठीक है, चैरिटी है, प्रॉफिट मेकिंग अलाउ नहीं होगा। अब कोर्ट की बेंच ने वापस से सोचा, बेंच फाइनली इस बात पे आई कि देखो प्राइवेट कॉलेजेस को समझना चाहिए कि कंट्री में इंस्टीट्यूशंस कम हैं हायर एजुकेशन के, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसीज, और वो इंश्योर करें कि SC STs को रिलैक्सेशन वाली लिस्ट पे एडमिशन दिया जाए, ठीक है। जो भी आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आ रहे हैं, अगर आप SC ST हैं तो उनके लिए रिलैक्सेशन दिया जाए एडमिशन में, तो अल्टीमेटली SC STs को प्रेफरेंस दी जाए या उनको एक तरह से रिजर्वेशन दिया जाए। अब को कॉलेजेस कहते रहेगा कि नहीं भाई हमारा तो यहाँ पे चैरिटी वाला हिसाब ही नहीं, हम तो बिजनेस करने बैठे हैं, क्योंकि आर्टिकल 19(1) क्या कहता है? 19(1) कहता है कि भैया फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन है। कोर्ट ने कहा नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखो देश में एजुकेशन की ज़रूरत है, और एजुकेशन क्या है? चैरिटी और ड्यूटी है आपकी, चैरिटी करो, प्रॉफिट्स मत कमाओ। बहुत दिक्कत हुई। अब इसके बाद जब वापस से चैलेंज किया गया निवेता जैन केस को, उन्नी कृष्णन इंपॉर्टेंट केस है ना, 2 साल निकल गए, इसको चैलेंज किया गया। अब चैलेंज करके क्या हुआ, प्राइवेट कॉलेजेस फिर से गए गवर्नमेंट के पास और बोला, पार्लियामेंट के पास, जुडिशरी के पास, और बोला कि ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है, कि हम यहाँ पे चैरिटी नहीं कर सकते, हमारा चैरिटी का हिसाब नहीं बन पा रहा, हम नहीं कि चैरिटी करेंगे भाई, हमने इतने बड़े बड़े कॉलेजेस खोले हैं, चैरिटी के लिए नहीं खोले हैं, ठीक है, हमें कुछ प्रॉफिट्स कमाने दो। कोर्ट ने कहा चलो ठीक है, हम आपकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन सरकार की बात भी हमें रखनी पड़ेगी, हमें दोनों बातों को अब रख लेते हैं। जैसे निवेदा जैन केस में कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे एजुकेशन एक चैरिटी है, उन्नी कृष्णन केस में कोर्ट ने कुछ बातों को चेंज किया। चेंज क्या क्या किया? कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं, उनको प्रॉफिट्स कमाने दो, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा
ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एडमिशन की जो कॉस्ट है, जो फ़ी है, वो गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। मतलब एक तरह से फ़ी रेगुलेशन की बात कर दी गई। अनब्रिंडल्ड अननेसेसरी प्रॉफिट्स यहाँ पे नहीं अर्न किया जा सकता, रेगुलेशन के साथ काम चलेगा। दूसरी बात यहाँ पे गवर्नमेंट कोर्ट ने ये भी कहा कि इन कॉलेजेस को एफिलिएट कराओ। एफिलिएशन से क्या होगा? एफिलिएशन से इनका जो कोर्स करिकुलम होगा ना, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जब गवर्नमेंट कोर्स करिकुलम डिसाइड करेगी तो ऑटोमेटिकली कॉलेजेस जो हैं वो अलग से कुछ पढ़ाने के नाम पे एक्स्ट्रा फीस नहीं ले पाएंगे। तीसरी चीज़ यहाँ पे एक और की गई कि 50% स्पेशल क्लास के लिए रिजर्वेशन लेके आओ। 50% सीट्स जो हैं वो स्पेशल कैटेगरी के लिए, स्पेशल क्लास के लिए रिजर्वेशन रखो। ये कॉलेजेस को बोला गया। इसके बाद कॉलेजेस बहुत परेशान हुए। ये कहा जाता है कि 1993 से, यानी उन्नी कृष्णन केस से टीएमए पाई केस तक का जो टाइम था 2001 का, उसे डार्क ईयर कहा जाता है प्राइवेट एजुकेशन का। कॉलेजेस खुलने बंद हो गए, कॉलेजेस को लगा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, कॉलेजेस नहीं खोलेगा कोई, ठीक है। ये लगभग यहाँ पे आप देखेंगे 8 साल निकल गए। 8 साल के डार्क ईयर्स थे। इस 8 साल के बाद क्या बदला? 8 साल के बाद एक 11 जज की बेंच बैठती है जिसका नाम है टीएमए पाई। ये अभी तक की सेकेंड लार्जेस्ट बेंच जो है कंट्री में बैठी थी। फर्स्ट हमने देखा था 1973 में केशव भारती, उसके बाद एक और बड़ी बेंच 11 जज की बेंच यहाँ बैठी, क्योंकि पीछे के जो केसेस, बहुत सारे केसेस क्लब होके आ गए, बहुत सारे हाई कोर्ट से केसेस आए, क्योंकि हर हाई कोर्ट में बहुत सारे कॉलेजेस के, हर स्टेट के हाई कोर्ट्स पे कॉलेजेस के पिटीशंस आई कि ये जो उन्नी कृष्णन केस है ये गलत है, हम 50% रिजर्वेशन अलाउ नहीं करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम चैरिटी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो फेमस आपने सुना होगा नाम, मणिपाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उन्हीं के जो फाउंडर थे टीएमए पाई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। 2002 में केस पहुंचा कोर्ट में, मतलब 2001-2002 में केस की फाइनली हियरिंग आती है 2002 में। अब 2002 में कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट टीएमए पाई की बातें सुनने के बाद या पूरे कॉलेजेस की बातें सुनने के बाद ये कहता है कि देखो, उन्नी कृष्णन में जो हुआ वो गलत था। 11 जज की बेंच बैठी है, ठीक है। 6:5 से जजमेंट आता है। एक जज साहब सिर्फ अग्री किए, बाकी लोग, मतलब 6:5 में जजमेंट आया। और अल्टीमेटली ये कहा गया कि देखो, जो उन्नी कृष्णन में हुआ वो कॉलेजेस के साथ गलत हुआ, ठीक है। आप एजुकेशन को प्योर चैरिटी नहीं बना सकते। आपको क्या करना है? देखो, एजुकेशन जो है वो एक बिजनेस भी है, ठीक है। जो कॉलेज खोल रहा है वो कुछ एक्सपेंसेस भी ले रहा है, उसने लैंड भी खरीदा, कॉलेज भी बनाया, सर्विसेज भी दे रहा है, फैसिलिटीज़ भी दे रहा है, टीचर्स को भी रिक्रूट कर रहा है। टीचर्स कौन सा फ्री पढ़ा रहे हैं? वो भी तो फीस ले रहे हैं, वो भी तो अपनी सैलरी ले रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन प्योरली एक चैरिटी है, वो तो हम अलाउ नहीं करेंगे, वो अलाउ भी नहीं करेंगे, वो फीजिबल भी नहीं। फिर क्या करें? जज साहब से पूछा गया, जज साहब आप बताइए क्या करें। तो जज साहब ये कहते हैं कि देखो, ये किया जा सकता है, हमें थोड़ा सा अपना स्टैंड और सिनेरियो चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? हम ये कर देते हैं कि कॉलेजेस को 19(1) में एक ऑन्टरप्रेन्योरशिप और बिजनेस बिजनेस के नाम पे अलाउ कर देते हैं, ठीक है। ऑन्टरप्रेन्योरशिप बिजनेस, इसके नाम पे इनको अलाउ कर देते हैं। लेकिन हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि कोई भी कैपिटेशन फी चार्ज नहीं होगी, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है कि कॉलेजेस जो है वो कैपिटेशन फ़ी को नहीं चार्ज करेंगे। गेटिंग दिस? तो कोई कैपिटेशन फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी और वो अपना बिजनेस चला सकते हैं। फाइनली ये हेल्ड किया गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ इश्यूज थे। इश्यूज क्या थे? कि ऑलरेडी एक तरह से रेगुलेशन तो कॉलेजेस पे लगा ही हुआ था, गवर्नमेंट रेगुलेशन कर ही रही थी, ठीक है। फ़ी रेगुलेट कर रही थी, फ़ी रेगुलेशन तो हटाया नहीं था, ठीक है। इसके बाद फिर से इसको दोबारा चैलेंज किया गया। ऑलरेडी एक और केस चल रहा था इस्लामिक एकेडमी केस में। इस्लामिक एकेडमी केस में फिर फाइनली ये हेल्ड हुआ कि देखो, ऑटोनॉमी कॉलेजेस को तभी मिलेगी जब तक वो ये मेक श्योर करेंगे कि एडमिशन्स मेरिट के बेसिस पे हो रहे हैं, यानी इंजीनियरिंग टेस्ट हो रहे हैं, मतलब आपके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहे हैं, सॉरी, सीईटी के बेसिस पे एडमिशन्स हो रहे हैं, एडमिशन फेयर हैं। और अगर ये सब हो रहा है तो हम ऑटोनॉमी देने को तैयार हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें सेटल हो गई। कॉलेजेस भी मोर और लेस सेटल हो गए। कॉलेजेस को ये पता चल गया कि चलो, डोनेशन नहीं लेंगे,
लेकिन फीस जो है हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कॉलेजेस को क्या कहा गया, कॉलेजेस को ना थोड़ा सा स्पेस दिया गया, रूम दिया गया कि आप एक काम करो, अपने हिसाब से फ़ी चार्ज कर लो, अपने हिसाब से। एज एन ट्यूशन फ़ी तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, इसके ऊपर हॉस्टल का क्या चार्ज होना चाहिए, कंप्यूटर चार्ज क्या, कंप्यूटर लैब चार्ज क्या होना चाहिए एक्स्ट्रा, सो जो आपके सर चार्जेस वगैरह हैं, ओवर एंड अबव चार्जेस वगैरह हैं, वो आप सेट कर लो। तो कॉलेजेस को लगा कि चलो ट्यूशन फ़ी तो गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी, बाकी हम और केसेस से प्रॉफिटेबिलिटी कमा लेंगे, है ना। हमने जैसे अपने लैंड को लीज पे दे दिया, कैंटीन मेस चार्जेस ले लिए, ठीक है, डोमिनोज को स्पेस दे दिया, उनसे रेंट ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया एंड ऑल दैट स्टफ, जैसा आपने कॉलेजेस में देखा आपने। तो ये सारी चीज़ें अलाउ कर दी गई, तो इससे कॉलेजेस को लगा कि हाँ पहले जैसा प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉफिट है। लेकिन एक बात क्लियर कहा कोर्ट ने कि आप कैपिटेशन फ़ी नहीं लेंगे। अब कॉलेजेस ने क्या किया, कॉलेज ने कहा ठीक है कैपिटेशन फ़ी नहीं ले रहे, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाल लिया, उन्होंने एनआरआई सीट्स का कॉन्सेप्ट निकाल दिया कि ठीक है एनआरआई कोटे की सीट्स बना दी। अब एनआरआई के लिए क्या किया, एनआरआई के लिए फ़ी जो है वो ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स रख दी। मतलब कोई भी कैंडिडेट एनआरआई कोटा में एडमिशन लेता है तो उसको 5-6 टाइम फीस देनी पड़ेगी, जो भी कॉलेज डिसाइड करेगा। और ये वाली एनआरआई सीट्स कितनी होंगी, ये कॉलेजेस अपने अपने हिसाब से रखने लग गए। कोई 30% एनआरआई कोटा, कोई 20% एनआरआई कोटा, कोई 30%, कोई 25% एनआरआई कोटा। अब एनआरआई कोटा में हो क्या रहा था, एनआरआई कोटा में एडमिशन तो इंडियंस ही ले रहे थे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि कोई एनआरआई उनको स्पॉन्सर कर रहा है या कोई एनआरआई से रिकमेंडेशन है, मतलब आपके कोई जान पहचान के लोग बाहर रहते हैं, वही लिख के दे दें कि हाँ मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये एबीसी कॉलेज में पढ़ ले, ठीक है। तो एबीसी कॉलेज 6 टाइम फी लेके एडमिशन दे देगा इसको, ठीक है। तो ये एनआरआई सीट से किनको एडमिशन होने लगे, जिनको सीईटी कोटे से, सीईटी से जिनके नाम नहीं आ रहे थे, रैंक्स नहीं आ रही थी, ठीक है, कॉमन इंजीनियरिंग टेस्ट को वो, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो एक तरह से ये एनआरआई कोटे से बैकडोर एंट्री बना दी गई कि जो अमीर, मतलब ऐसे बच्चे अच्छी फैमिली से आते हैं ना, अमीर बाप के बिगड़े बच्चे वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, वो लोग क्या करें, वो लोग चले जाएं कई कॉलेज में, चले जाएं एनआरआई से आराम से एडमिशन मिल जाएगा। डोनेशन को बाईपास कर दिया गया एक तरह से, है ना। डोनेशन जा रही है अभी भी, लेकिन एनआरआई फी के नाम पे जा रही है। अब ये प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होने लगी कि गवर्नमेंट को लगा इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने चर्चा करी कि कॉलेजेस में रिजर्वेशन लाना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेजेस में कितना, जितना जॉब्स में है 50%। अब तक ओबीसी रिजर्वेशन भी आ चुका था, एससी एसटी ओबीसी ये रिजर्वेशन लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हुई जब 2004 में गवर्नमेंट का डायरेक्शन आया, क्योंकि देखो राइट टू एजुकेशन की बात चल रही थी, ठीक है। हमने 2001-2002 में जब वाजपेयी गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया तो वहाँ पे राइट टू एजुकेशन की बात चल रही थी। अब कॉलेजेस को ये प्रेशर फील होने लगा कि हमें भी रिजर्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट कॉलेजेस दे रहे हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस को भी देना पड़ेगा। और हुआ भी यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजर्वेशन की पॉलिसी को प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई करने की कोशिश की। उसे चैलेंज किया गया एक इनामदार, अगर आप महाराष्ट्र में, आपको पता होगा पीए इनामदार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं। अब पीए इनामदार ने गवर्नमेंट के इस सर्कुलर को चैलेंज किया, ठीक है। क्या कहा, पीए इनामदार ने ये कहा कि हम जो हैं वो रिजर्वेशन नहीं लाना चाहते, हमारे प्राइवेट कॉलेज है भाई, हमें आप क्यों गवर्नमेंट नॉर्म्स में फंसा रहे हो, क्यों रिजर्वेशन के नॉर्म्स में फंसा रहे हो। हम रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को नहीं लाना चाहते, अप्लाई करना चाहते, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो आप ये समझिए कि हम रिजर्वेशन नहीं लाएंगे। कोर्ट चले गए, कोर्ट में केस फाइल हुआ, ठीक है। अब इनामदार में पुराने सारे केसेस को बुलाया गया, सारे केसेस को रेफर किया गया, सारे केसेस को रीचेक किया गया। फाइनली कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन दिया जिससे पार्लियामेंट को कुछ अमेंडमेंट करना पड़ा, वो हम देखेंगे क्या अमेंडमेंट करना पड़ा। कोर्ट ने यह कहा कि पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन हायर एजुकेशन। मतलब हायर एजुकेशन में आप लोअर में ले आओ, आप प्राइवेट हायर कॉलेजेस में आप रिजर्वेशन नहीं लाओगे। ये सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत बड़ा झटका लगा कि अरे ये कैसे। सरकार जो एक इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रही थी
गवर्नमेंट स्टेट में अक्रॉस द कंट्री जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रही थी, जहाँ पे गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हायर एजुकेशन इज प्रीकर्सर टू स्किल डेवलपमेंट एंड गेटिंग गुड जॉब, ठीक है, तो वो कैसे होगा? ये वो टाइम था जब कंट्री में आईटी सेक्टर बूम कर रहा था, ये वो टाइम था जब कंट्री में कंप्यूटर साइंस वाली इंजीनियरिंग बूम कर रही थी। तो ऐसे टाइम में वो लोग जो बैकवर्ड थे, अगर उनको प्राइवेट कॉलेजेस में सस्ते प्राइसेस में रिजर्वेशन के साथ एडमिशन मिल जाता तो वो भी इस इंक्लूसिव ग्रोथ का पार्ट बन जाते। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट वाज कंटेम्पलेटिंग सिंस 2002-2001, बट दिस PA Inamdar judgment of 2005 gave a jolt to the state governments and to the central government. कोर्ट ने कहा कि आप सीईटी नहीं कराएंगे कॉलेजेस के, ठीक है, इंडिविजुअल कॉलेजेस नहीं करेंगे सीईटी, क्योंकि गवर्नमेंट का ये भी नॉर्म था कि कॉलेजेस हैं वो सीईटी में पार्टिसिपेट करेंगे। जब सीईटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर सीईटी की जो रैंकिंग आएगी उस रैंकिंग से हम वहाँ पे एडमिशन दिला देंगे। जैसे आपने देखा ना, उत्तर प्रदेश सीईटी होता है, महाराष्ट्र सीईटी होता है। अब उसमें क्या होता था, आपकी एक कॉमन रैंक आ जाती थी स्टेट वाइज, फिर आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस बता दिए जाते हैं, काउंसलिंग होती है, आप वहाँ जाके एडमिशन ले लेते हो। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की सीईटीज़ जो हैं वो आप इंडिविजुअल कॉलेजेस पे अप्लाई नहीं करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम था। तीसरी, कोर्ट ने कहा कि जो कॉलेजेस हैं वो अपने हिसाब से फ़ी चार्ज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो डोनेशन नहीं लें। ये भी एक जॉल्ट था चीप एजुकेशन को, जहाँ पे गवर्नमेंट कह रही थी इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, अफोर्डेबल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी एक चैलेंज मिला। तो ये बहुत सारे मल्टीपल चैलेंज आए, लेकिन हाँ कोर्ट ने ये चीज़ अच्छी करी कि मेक श्योर करो आप NRI कोटा 15% पे ले आओ। हर कॉलेज को बोल दिया गया कि 15% से ज़्यादा सीट्स NRI कोटे को नहीं मिलेंगी, बाकी सीट्स जनरल रिजर्व सबके लिए ओपन कर दो, है ना। SC ST उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है, तो यानी 85% सीट्स जो हैं वो फ्री होंगी, 15% सीट जो हैं वो रिजर्व कोटे में होंगी। किसका रिजर्वेशन? NRI कोटे का रिजर्वेशन। कुछ कॉलेजेस मैनेजमेंट कोटा भी लेके आते हैं, वो अलग अलग तरह की सीट्स हैं। दिस वॉज फर्दर अ टर्निंग पॉइंट। अब टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट ये था कि अब स्टेट गवर्नमेंट्स को या पार्लियामेंट को ये लगने लगा कि जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उस पे से गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो गया। देखो सीईटी बंद करा दिया, ठीक है, कैपिटेशन फी तो मना कर दिया, NRI कोटा अलाउ कर दिया, 15% से ऊपर NRI कोटा नहीं होगा, लेकिन अलाउ कर दिया गया। अब ये एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट, बड़ी प्रॉब्लम। अब लगा गवर्नमेंट को अब कैसे काम चलेगा। पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, संसद बैठी, इस कोर्ट की जजमेंट को वाइडली क्रिटिसाइज भी किया गया, ठीक है। ये जजमेंट कहा गया कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ जजमेंट है, ये एक सेट ऑफ पीपल को बेनिफिट दे रही है, ये लार्जर इंटरेस्ट को मिस कर रही है। कंट्री का लार्जर इंटरेस्ट हायर एजुकेशन में है और हायर एजुकेशन अफोर्डेबल होनी चाहिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स को मिस कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज किया गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, 2005 में एक नोटिफिकेशन निकाला। नोटिफिकेशन में एक बिल रखा गया और ये कहा गया कि हम एक बिल लेके आएंगे। उस बिल का नाम है, लाया गया इनफैक्ट पार्लियामेंट में, इंट्रोड्यूस किया गया, द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट ऑफ 2006। इसे फाइनली पास कर दिया गया था नवंबर 2006। ये क्या था? ये वही था जो हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में देखा। क्या देखा हमने 15 क्लॉज 5 में? कि स्टेट कैन मेक एनी प्रोविजन for the advancement of any socially educationally backward classes of citizens or for scheduled caste or scheduled tribes so far such special provisions relate to their admission in unaided private educational institutions। इसका मतलब 15 clause 5 2006 93 अमेंडमेंट 15 clause 5 2006 PA इनामदार जजमेंट का इम्पैक्ट। पार्लियामेंट ने 15 क्लॉज 5 ऐड कर दिया और प्राइवेट कॉलेजेस में रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर दिया। बात है 2006 की। दिसंबर आते आते इसे फिर चैलेंज किया गया। क्या चैलेंज किया गया? ये कहा गया अभी जो PATM जो लास्ट PA इनामदार जजमेंट के जो पिटिशनर्स थे अब वो फिर से कोर्ट पहुंच गए। उसमें अशोक ठाकुर केस के नाम से, अशोक ठाकुर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अशोक ठाकुर 2008 में हियरिंग पे आया। पहली पिटीशन क्या थी और पहला जो क्वेश्चन था कोर्ट के सामने जो रखा गया पिटीशन में, वो ये था कि 15 क्लॉज 5 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। दूसरी बात ये कहा गया कि 15 क्लॉज 5 जो है वो बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है 15 क्लॉज 4 के साथ, ठीक है। 15 क्लॉज 4 में ये लिखा गया है कि स्टेट जो है वो प्रोविजंस लेके आएगी, ठीक है। कहाँ पे लेके आएगी? अपने इंस्टीट्यूशंस में लेके आएगी। 15 क्लॉज 5 में प्राइवेट में लेके आएगी, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो प्राइवेट में जो है वो आप किसी भी तरह का रिजर्वेशन अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात थी। कोर्ट ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात कोर्ट ने ये कहा कि आपको क्या करना है, आपको रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करना है। कौन सा रिजर्वेशन? 50% सीट्स आपकी SC, ST और OBC के लिए रिजर्व रहेंगी। ये कॉलेजेस को डायरेक्शन दिया। 15 क्लॉज 5 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, मतलब रिजर्वेशन दिया जाएगा। OBC के केस में, जिसको आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, उनके केस में जैसा कि इंदिरा साहनी केस अभी हम पढ़ेंगे में कोर्ट ने कहा था क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसे आप नहीं रोक सकते, ये इम्प्लीमेंट होगा ही होगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली दिस पेव्ड द वे फॉर द रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो हमने देखा इस तरह से रिजर्वेशन जो है वो अलाउ कर दिया गया। क्लियर है? ओके, सो दिस इज व्हाट, जस्ट अ सेकंड, वाज फाइनली हेल्ड। अब चलते हैं आर्टिकल 16 पे। अब आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16 में आप देखेंगे जस्ट इसी के जैसी एक प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो कहाँ चल रही है? वो चल रही है एम्प्लॉयमेंट वाले फैक्टर में, एम्प्लॉयमेंट वाले कॉन्सेप्ट पे। अब वो क्या कह रहा है? वहाँ एक अलग इशू है। इशू क्या है? इशू आर्टिकल 16 का ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट में क्वालिटी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएंगी, ठीक है। तो ये कहा गया कि स्टेट जो है वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। किस ग्राउंड्स पे? किसके साथ? सिटीजन्स के साथ। ग्राउंड्स देखो, हमने 15 क्लॉज 5 से 15 आर्टिकल से दो ज़्यादा होंगे। रिलीजन के ग्राउंड्स पे, रेस के ग्राउंड्स पे, कास्ट के ग्राउंड्स पे, सेक्स के ग्राउंड पे, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेसिडेंस के ग्राउंड पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब आप पैदा कहीं हो, आप लेटर से बिहार में पैदा हुए, आप महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है। आपको मराठी आती है, आप महाराष्ट्र सिविल सर्विस क्वालिफाई कर लेते हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको डिनाई नहीं कर सकती। जैसे कितनी बार होता है ना, यूपी में बॉर्न हुए हैं, ठीक है, और बिहार में PCS निकाल लिया, हो गया, क्योंकि डिसेंट के ग्राउंड पे किसी भी तरह से बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रेसिडेंस के ग्राउंड्स पे, कहाँ के रहने वाले हो, रहने वाले बिहार के हो, हरियाणा में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या 15 में आप डिसेंट और रेजिडेंट के ग्राउंड पे रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो? इसके लिए कोर्ट ने बोला है कर सकते हो। अगर कोई कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, लेट अस से दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज क्या करता है? दिल्ली इंजीनियरिंग DTU जो है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, क्या करती है? ये दिल्ली के रेसिडेंट्स के लिए बनाई गई है। मतलब ये कहती है कि डिसेंट क्या होना चाहिए आपका? बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, यानी आप दिल्ली का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। बॉर्न नहीं हो लेकिन डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब दिल्ली का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी। तो क्या अब यहाँ पे 80% सीट्स या 60% सीट्स दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप डिसेंट के आधार पे, ठीक है, एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस के आधार पे, कि आप दिल्ली नहीं रहते तो आप दिल्ली के इस कॉलेज में सीट्स में जनरल की तरह ट्रीट नहीं किए जाओगे। आपके लिए अलग से एक 15% का आउटसाइडर कोटा लगेगा, उसी में आप आओगे। 85% दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, दिल्ली के SC ST OBC और जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स रिजर्व। गेटिंग दिस?
सो दिस इज हाउ यू कैन सी व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 15 एजुकेशन के केस में आप डिसेंट और प्लेस ऑफ रेसिडेंस के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, रेसिडेंस के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे समझते हैं क्या है। ठीक है, अब हुआ क्या 16 क्लॉज 3 में सच कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, उसमें लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम इस तरह के प्रोविजंस बना सकती है। ओरिजिनली लिख के गए थे कि प्रोविजंस बना सकती है जिसमें वो ऐसे रिजर्वेशंस दे जो किसी पोस्ट में, ठीक है, मतलब आपके SC ST को किसी पोस्ट में अपॉइंटमेंट में, प्रमोशन में, ठीक है, ग्रेचुटी बेनिफिट्स देने में, किसी भी तरह की सैलरी बेनिफिट्स देने में रिजर्वेशन अप्लाई हो, ये दिया गया था। अच्छा, इसके बाद दो और ऐड किए गए, 4A ऐड किया गया 77th अमेंडमेंट से और 4B ऐड किया गया 81st अमेंडमेंट से। इसको हम देखेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि किस किस ग्राउंड्स पे। आर्टिकल 16 जो है वो एक तरह से क्रेडल से ग्रेव तक के लिए, मतलब जीने से, जॉब से, जब आप जॉब में आ जाते हो और कैटेगरी को बिलोंग करते हो किसी SC ST OBC, तो गवर्नमेंट आपको अपॉइंटमेंट में भी रिजर्वेशन देगी, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देगी, तो सारे सर्विस बेनिफिट्स आपको रिजर्वेशन के साथ मिलेंगे, ये आर्टिकल 16 कहता है। अब क्या हुआ, आर्टिकल 16 में एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि क्या रिजर्वेशन प्रमोशन में होना चाहिए, ये कोर्ट से बार बार पूछा गया। क्या OBC रिजर्वेशन होना चाहिए, ये कोर्ट से बार बार पूछा गया, है ना। तो ये इस तरह की चीज़ें पूछी गई। दूसरी बात ये पूछा गया कि क्या क्रीमी लेयर का क्या करें। तो एक बार M थॉमस, देखो रिजर्वेशन यहाँ पहले से चलता आ रहा था गवर्नमेंट सर्विसेज में, और याद रखने वाली बात है कि आर्टिकल 16 कहाँ अप्लाई होता है? सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज में, प्राइवेट जॉब्स में नहीं होता। जैसे अभी अभी हरियाणा रिजर्वेशन बिल आया है, प्राइवेट जॉब्स में आया है, कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं है, अलाउड है। अब वो हरियाणा गवर्नमेंट का मानना है, उनको जो करना है करें, उसमें कोई भी क्योंकि उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। क्योंकि हमने आर्टिकल 16 में क्या देखा कि इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन कौन नहीं करेगा? स्टेट नहीं करेगी। कौन नहीं करेगा? स्टेट नहीं करेगी अपने सिटीजन्स के साथ। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं किया जाएगा, प्राइवेट जॉब्स में ऐसा कुछ नहीं है। करते आ रहे हैं, कर भी सकते हैं, कोई डिनाइल नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। M थॉमस केस में 1975 में पहली बार कहा गया कि देखो क्रीमी लेयर नेसेसरी है। ठीक है, आप बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्रीमी लेयर लाओ। पहली बार यहाँ चर्चा हुई थी क्रीमी लेयर की, जो बाद में हमने देखा इंदिरा साहनी में इंप्लीमेंट हुआ। इसकी चर्चा पहली बार M थॉमस केस में हो गई थी। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है देश में? हमने देखा 1977-78 में मंडल कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, BP मंडल साहब आए थे। अब जनता पार्टी गवर्नमेंट इससे पहले मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करती, सरकार चली गई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पड़ी रह गई। VP सिंह को लगा मंडल कमीशन की रिपोर्ट ज़रूरी है, इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, जाते जाते इम्प्लीमेंट कर गए। अब मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट तो हुआ, लेकिन चैलेंज बहुत उठे, क्योंकि मंडल कमीशन ने एक अलग सेट ऑफ रिजर्वेशन कंट्री में अलाउ कर दिया। वो था, जिसको मंडलाइजेशन भी कहते हैं। और उस समय याद होगा, अगर आप बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे, रामचंद्र गुहा पढ़ेंगे, तो कहा गया है कि वो समय मंडल वर्सेस कमंडल का था। ठीक है, यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट होने लगा। किसका? अपर कास्ट वर्सेस OBCs का। अपर कास्ट इसको डिनाई कर रही थी, अपर कास्ट इसको अपोज कर रही थी, और OBCs कह रहे थे अच्छी चीज़ है। क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन। ठीक है, ये इसके इम्प्लीमेंटेशन में जब गवर्नमेंट ने इसकी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया तो कंट्री में क्राइसिस होने लगे, छुटपुट राइट्स होने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज जलाई गई। यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के चौक पे कॉन्स्टिट्यूशन को जला दिया गया। ये कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये राइट्स की बात तो करता है, देता नहीं है। ठीक है, ये बात तो करता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन करता पूरा इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स थे विच बिलोंग टू सम अपर कास्ट कम्युनिटी, वो क्रिटिसाइज करने लगे। ठीक है, तो बहुत प्रदर्शन हुआ, बहुत अपोजिशन हुआ, लेकिन अल्टीमेटली रिपोर्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुई। जब रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हुई तो उस रिपोर्ट को चैलेंज किया गया उसको इंदिरा साहनी करके एक फेमस लॉयर हैं, जिन्होंने अभी EWS के रिजर्वेशन को भी चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि इसमें कुछ चीज़ें, मतलब ये रिपोर्ट ही पूरी की पूरी गलत है। कोर्ट ने रीड किया, कोर्ट एक फाइनली जो जजमेंट पे आई, कोर्ट इस डिसीजन पे आई कि देखो OBC रिजर्वेशन जो है वो तो गलत नहीं है, अलाउ कर दो।
और सेंट्रल गवर्नमेंट्स में अलाउ कर दो। उसको बाद में हमने देखा एजुकेशन में भी लगाया गया, पीए इनामदार जजमेंट के बाद उसको एजुकेशन की फील्ड में भी रखा गया। आप ओबीसी जो रिजर्वेशन है वो अलाउ करो, बिल्कुल अलाउ करो, लेकिन ग्राउंड्स क्या होने चाहिए? सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, इसलिए हम एसईबीसी रिजर्वेशन उसको कहते हैं। एसईबीसी रिजर्वेशन अलाउ कर दो। दूसरी बात, एक और उसमें कैटेगरी थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है इकोनॉमी के ग्राउंड पे, पावर्टी के ग्राउंड पे रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं होगा। दूसरी बात, कोर्ट ने यह कहा जब ओबीसी रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो याद रखना क्रीमी लेयर वाला रिजर्वेशन जो है वो नेसेसरी है। क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है रिजर्वेशन करते समय, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसको कर दिया गया, बिल्कुल अलाउ किया गया। दूसरी बात एक और बोला कोर्ट ने कि 50% से ज़्यादा लिमिट, यानी 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन को नहीं दे सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान रखो कि 50% ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि 50% ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरी बात यह कहा कि सेपरेट रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये क्लैरिटी आ गई है कि इन सब कॉन्टेक्स्ट में हमें ये पता चलता है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं होगा, ओबीसी रिजर्वेशन होगा, 50% की सीलिंग होगी, 50% ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, ठीक है। ये था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसे 1993 में इम्प्लीमेंट किया गया और इस तरह से कहानी चलती गई। एक बात और यहाँ पे कोर्ट ने बोली कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन नहीं होगा। कोर्ट ने कहा ये जो आप इतने समय से प्रमोशन में रिजर्वेशन करते आ रहे हो ना, ये तो हम नहीं होने देंगे, ये गलत है। कोर्ट ने प्रमोशन इन रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का। कोर्ट ने कहा कि आप क्या करते हो, आप अपॉइंटमेंट के टाइम पे रिजर्वेशन दे रहे हो, दे दो। आप जब प्रमोशन कर रहे हो तब आप कैसा रिजर्वेशन दे रहे हो, वहाँ तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए, वहाँ रिजर्वेशन बनता ही नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो यही बात हमें यहाँ समझनी है कि इंदिरा साहनी के बाद प्रमोशन जो था रिजर्वेशन में वो बंद कर दिया गया, करना पड़ा, कोर्ट ने किया, क्योंकि उस टाइम पे हमने क्या देखा, आर्टिकल 16(4)(a) नहीं लिखा हुआ था, वो हमने बाद में ऐड किया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट को एक रिजर्वेशन लाना पड़ा। क्या रिजर्वेशन लाना पड़ा? गवर्नमेंट को इंदिरा साहनी जजमेंट से परेशान होके 77th अमेंडमेंट लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन प्रमोशंस में देना ज़रूरी था भाई, नीड ऑफ द आवर थी, इतने टाइम से देते आ रहे थे, अब नहीं दे रहे थे तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो 16(4)(a) ऐड किया गया और उसमें यह कहा गया कि आपको रिजर्वेशन में, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो रिजर्वेशन आपको मिलेगा कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के चलते, ठीक है। अभी कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी क्या है ये समझ लेते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी ये कहती है कि 2-3 ऑफिसर्स ने लेटेस्ट से एक टाइम में ज्वाइन किया। 2016 में ऑफिसर ए, ऑफिसर बी, ऑफिसर बी एक ही रैंक पे ज्वाइन किया। ऑफिसर ए जनरल कैटेगरी है, ऑफिसर बी एससी कैटेगरी है, ऑफिसर सी जो है वो ओबीसी कैटेगरी है। लेटेस्ट हम ये मान के चल रहे हैं। अब क्या हुआ, 2019 में तीनों का प्रमोशन ड्यू था, बिल्कुल है, लेकिन ऊपर जो पोस्ट खाली हैं, 4 पोस्ट लेटेस्ट या 3 पोस्ट खाली हैं, उसमें ऑलरेडी एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, अभी अभी वो सर्विस पे आया है, ठीक है, वो हो सकता है इसी पोस्ट से लगा हो, कहीं से भी आया। लेकिन एससी जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं और ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये दो रिप्रेजेंटेशंस नहीं हैं अभी, या कहो ओबीसी का भी कैंडिडेट है, एससी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो जनरल है और ओबीसी है, एससी नहीं है। तो अब 3 साल बाद तीनों का प्रमोशन ड्यू है, लेकिन क्योंकि ऊपर वैकेंसी नहीं है तो सिर्फ एससी कैंडिडेट को रिजर्व को प्रमोट किया जाएगा। अभी तक ये क्या थे, सेम लेवल पे थे, ठीक है। अब एससी क्या हो गया, एससी कैंडिडेट हो गया इनका सीनियर। तो अब क्या ये एससी कैंडिडेट को कैच कर सकते हैं वापस से? नहीं।
वंस अ सीनियर विल रिमेन ऑलवेज अ सीनियर, एक बार ये कैंडिडेट सीनियर बन गया तो इसका प्रमोशन होता रहेगा। मतलब क्योंकि वो उसका एक प्रमोशन हो गया, अब इनका प्रमोशन कब होता है, इनका होता है 2000 लेटेस्ट से 20 में, क्योंकि तब सीट वैकेंसी खाली हुई तो इनको रिजर्व इनको प्रमोट कर दिया गया। सैलरी इंक्रीज हो जाता है, प्रमोट नहीं किया जाता, प्रमोशन हो गया। अब ये बाय द टाइम इसने एक साल पहले ज्वाइन किया था, ये इनसे एक साल सीनियर हो गया, तो अब ये क्या हो गया, ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का केस बन गया, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का केस बन गया, और अब ये सीनियर हो गया। वंस अ सीनियर ऑलवेज अ सीनियर, यही बात 16(4)A में लिखी है, याद रखने वाली बात है, 16(4)A में यही बात लिखी है। अब इसे कोर्ट ने जब इंदिरा साहनी केस में मना कर दिया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने कोशिश की कैचअप रूल की। अभी कैचअप रूल को कई बार कोशिश किया गया लाने का, बट ये हुआ नहीं। अभी कैचअप रूल क्या कहता है, कैचअप रूल ये कहता है कि अगर उस टाइम पे एक एससी कैंडिडेट का प्रमोशन हो गया था, लेकिन ओबीसी और जनरल पीछे रह गए थे, तो अगला जो प्रमोशन होगा वो इनको कराया जाएगा और तीनों को फिर से सेम लेवल पे ले आया जाएगा, फिर तीनों का एक साथ प्रमोशन होगा। यानी कैचअप कर लेंगे जो लोग पीछे रह गए, जो दौड़ में पीछे रह गए वो भाग के पकड़ लेंगे और फिर एक साथ ऊपर जाएंगे। ठीक है, इसमें को गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम हो रही थी और प्रमोशन में रिजर्वेशन भी नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 16(4)A को ऐड किया। अच्छा, इस सिनेरियो को अभी थोड़े दिन पहले फिर चैलेंज किया गया था, 2018 की बात है। 18 में क्या हुआ, कर्नाटका गवर्नमेंट का एक एक्ट आया जिसमें कर्नाटका गवर्नमेंट ने कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, उसको चैलेंज किया गया, चैलेंज किया बीके पवित्रा केस में। ठीक है, तो बीके पवित्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ठीक है, आपने ये जो एक्ट आप लेके आए हो, हम कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को अलाउ करते हैं। तो याद रखना 16(4)A की वैलिडिटी कोर्ट ने अलाउ कर दी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि एक बात आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपको पहले हमें एक रिलायबल डेटा देना पड़ेगा। मतलब आप जब भी प्रमोशन करना चाहते हो और उसमें रिजर्वेशन लगाना चाहते हो, तो आपके पास एक डेटा होना चाहिए जिससे ये कंफर्म हो जाए कि आप अगर एससी कैंडिडेट का प्रमोशन कर रहे हो तो वाकई में एससी कैंडिडेट की उस पोस्ट पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वहाँ वाकई कोई एससी नहीं है। ठीक है, लेट अस से अगर 20 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं एक स्टेट में और जिसमें एक भी एसटी नहीं है, तो कोशिश यही की जाए कि पहले एसटी का प्रमोशन करके उसको डीएम बनाया जाए और बाद में उसके जो कंटेम्प्रेरी लोग हैं उनका प्रमोशन किया जाए। ठीक है, तो ये कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास सफिशिएंट डेटा है तो सफिशिएंट डेटा के आधार पे आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने कर्नाटका गवर्नमेंट की कर्नाटका एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी टू गवर्नमेंट सर्विसेज सर्वेंट्स promoted on the basis of reservation to the post in civil services of the state एक्ट 2018 को अलाउ किया और रिजर्वेशन रखा प्रमोशन में। गॉट दिस? ठीक है, एक और प्रॉब्लम चलती आ रही है कोर्ट के साथ। दूसरी, कोर्ट ने ये बात इंदिरा साहनी में भी बोली, कोर्ट ने ये बात एम नागराज में भी बोला, और कोर्ट ने ये बात 2017-18 में फिर से जर्नैल सिंह में भी बोला। बोला क्या? बोला ये कि हमने ओबीसी में तो क्रीमी लेयर लगा दी है, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि एससी एसटीज में भी क्रीमी लेयर को लेके आओ, आपको यहाँ पे क्रीमी लेयर लाना जरूरी है। ये बात कई बार बोल चुके हैं। नागराज केस में जब बोला कोर्ट ने, तो कांग्रेस गवर्नमेंट बोलती है कि देखो बहुत मुश्किल है, हम ला नहीं सकते, क्रीमी लेयर नहीं ला सकते। कोर्ट ये कह रहा है, हो क्या रहा है कि जो एससी एसटी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले चुके हैं, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के वार्ड्स जो हैं वही बेनिफिट लेते जा रहे हैं। ठीक है, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के आगे जनरेशन बेनिफिट ले रही है, कोई और कोई उन्हीं की कैटेगरी का, ठीक है, उन्हीं के कैटेगरी का, उन्हीं की कास्ट का कोई और फैमिली बेनिफिट नहीं ले पा रही है। तो आप ये करो कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट हमने ओबीसी में लगाया है उसको आप एससी एसटी में भी लगाओ। एम नागराज केस 2006 में गवर्नमेंट ने मना कर दिया। उसके बाद 2018 में फिर से जस्टिस दीपक मिश्रा के जानने का समय था, उस टाइम उन्होंने
फिर से इस मुद्दे को उठाया और गवर्नमेंट को फिर डायरेक्शन दिया कि इसको इम्प्लीमेंट करो। जर्नैल सिंह केस में 5 जज की बेंच बैठी। उसने कहा कि SC ST के केस में भी आपको क्रीमी लेयर लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने उसको डिनाई कर दिया, एक एफिडेविट फाइल किया। उसके बाद फिर से बड़ी बेंच नहीं बैठी है। अब उस एफिडेविट को 7 जज की बेंच जब बैठेगी तो रेफ़र करेगी, और ये आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा कभी अगर होता है कि क्या रिजर्वेशन एग्जिस्ट करेगा, क्रीमी लेयर एग्जिस्ट करेगा SC ST में या नहीं। एज ऑफ नाउ SC ST में नो क्रीमी लेयर एंड OBC में क्रीमी लेयर। क्लियर? ओके, डन। ठीक है, तो ये बेसिकली सारा का सारा फंडा है। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, आगे जो हमें अभी देखना है दैट इज बेसिकली आर्टिकल 19। तो 19 ऑनवर्ड्स के हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू दिस एंड we'll try to do this in the next session. Most probably you must have now learned all the important examples from cases from Article 14 to Article 17 and 18. So tomorrow onwards we'll be doing Article 19. So till then, take care everyone, and do like this video, subscribe this video. Do not forget to follow me on unacademy_kapil_sikha. And whenever you are taking admission, do not forget to use KS Live code. This code is very important and do use it in any of the courses you want to take. किसी भी कोर्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो till then, take care everyone. Let's crack it.